ध्येय यात्रा जो है, पुस्तक का नाम है ध्येय यात्रा। उस ध्येय यात्रा के जो यात्री है सारे, बहुत ऐसे प्रमुख यात्री यहाँ पर उपस्थित है। सबको वंदन, सबका अभिवादन। ये पुस्तक के संदर्भ में जब सोच रहे थे तो स्वाभाविक रूप से ये भी अपने आप में एक इतिहास बन गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विद्यार्थियों का संगठन तो फ्लोटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और इसलिए माननीय दत्तात्रेय जी जब संगठन मंत्री थे तब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और स्वर्ण जयंती वर्ष था विद्यार्थी परिषद का 98 में। तब उस समय एक ऐसी किताब आए, ऐसी योजना थी। और फिर उमेंद्र दत्त जी हाँ आए हैं, परिचय भी होगा बाद में। तो वो उन दिनों पूरे देश भर में भ्रमण करते हुए पूरी सामग्री इकट्ठा किए, और फिर क्रम चलता रहा, क्योंकि विद्यार्थी परिषद तो एक सतत प्रवाह है, मतलब ठहरा हुआ इतिहास नहीं कि कहीं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जाके ठहरा हुआ इतिहास को निकाल के अब बस स्थापित करना है। तो कंटिन्यूअस है ये। तो जहाँ जहाँ लेट होता गया मटेरियल पुराना ही होता चला गया, और नया मटेरियल फिर संग्रह करने की जो चैलेंज है, चुनौती आगे आती चली गई। फिर उसके बाद वो जिम्मेदारी और लोगों ने ली बीच के समय में, और स्वाभाविक रूप से यहाँ राजकुमार भाटिया जी है और दत्ता जी, माननीय मदन दास जी, सभी का मार्गदर्शन लगातार चल ही रहा था। और फिर लगातार नए सुझाव भी आ रहे थे, क्योंकि ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि लगातार नए आयाम बढ़ रहे थे, नए नए प्रकार के जो चैलेंजेस आ रहे थे उस पर नए नए उपक्रम चल रहे थे, नए पराक्रम हो रहे थे, नए जितने भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे आ रहे थे उस पर भी आंदोलन चल रहे थे। मतलब अगर 90 में कश्मीर चल रहा था तो उसके पहले अगर नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, मतलब क्रम टूटा ही नहीं, चलता ही गया। और इसलिए फिर कुछ समय आशुतोष भटनागर जी ने काम संभाला, उस समय कमलेश सिंह जी विशेष रूप से उसका फिर से सामग्री का संग्रह करने के लिए जुट गए, और उसके बीच में फिर प्रदीप राव जी ने ये जिम्मेदारी संभाली, प्रदीप राव जी गोरखपुर के। और फिर क्रम लगातार बढ़ता चला गया। अल्टीमेटली ये काम फिर जब फाइनली शुरू हुआ तो लगभग मुझे लगता है 5 से 6 साल पहले ये काम फिर से मनोज कांत जी ने हाथ में लिया, और तब तक 1903 दशक का मटेरियल एकत्रित करना था। मतलब अभी 7 दशक है, उस समय 4 दशक का मटेरियल एकत्रित था, और फिर से नए तरीके से 3 दशक का मटेरियल इकट्ठा करना था। ये सारी प्रक्रिया लगातार चलती गई, और इस प्रक्रिया से वास्तव में कभी कभी माननीय सुरेश सोनी जी आज यहाँ उपस्थित नहीं है, उन्होंने कहा कि अब जब तक इतिहास आपका पूर्ण नहीं होता तब तक मुझे और मनोज कांत जी को कहा कि आपके दायित्व में परिवर्तन नहीं होगा। और बिल्कुल लगातार उसके पीछे लगे रहे, और देश भर के कार्यकर्ताओं ने भी कोरोना काल में तो जो पुराना मटेरियल प्राप्त नहीं हो रहा था, सब लोग अपने अपने जगह कार्यालयों में थे, घरों में थे, तो सबसे अच्छा रिस्पांस उस समय मिला। जो मांगा 2 दिन में 3 दिन में सब मटेरियल पूरे डिटेल्स के साथ, फोटो के साथ सब कुछ आता चला गया। और इसलिए मतलब अंतिम इसको जो रूप दिया गया वो कोरोना का जो फर्स्ट लॉकडाउन था उसमें हम लोग 400 पेज का पुस्तक लेकर बैठे, और फिर उसमें जो नई चीज़ें जुड़ती चली गई उसमें हम लोगों ने इसको 800 पेज का कर दिया। तो अभी ये 2 खंडों में लगभग 800 पेज की पुस्तक बन गई है। और ये मैं इसलिए कह रहा था कि ये सतत चलने वाला इतिहास है, मतलब ये खत्म नहीं हुआ, ये 2 पार्ट आए, आगे इसके पार्ट जुड़ते चले जाएंगे। और विद्यार्थी परिषद का जो इतिहास है, वास्तव में मैं जब ये इतिहास का हम लोग संपादक लोग जब काम कर रहे थे और मुझे बार बार पढ़ने के लिए मटेरियल देते थे, तो वास्तव में ये एक ऐसी ध्येय यात्रा है। हम नाम के बारे में जब सोच रहे थे
तो ये केवल एक यात्रा नहीं है विद्यार्थी परिषद का काम, एक बस प्रारंभ हो गया तो चलता रहा, ऐसा नहीं है। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जिसके कारण ये यात्रा चल रही है, अविरत चल रही है, उसी दिशा में चल रही। तो जो उसके साथ एक ध्येय जुड़ा हुआ है, ध्येय के साथ जो तत्व जुड़ा हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी काम में जब तत्वनिष्ठा होती है तभी वो कार्य सही दिशा में और उसी ऊर्जा के साथ चल सकता है। और इसीलिए हम सब उसी तत्व और उसी ऊर्जा के साथ चलने वाले ध्येय यात्री बन गए हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो नाम सोचा गया सब लोगों के विचार विमर्श से, ये बिल्कुल सटीक नाम इस ध्येय यात्रा, इस पुस्तक को दिया गया है। कई स्मृतियां हम लोगों के पास आती हैं। वास्तव में ये एक हमारा भारत देश ऐसा एक देश है कि जिसमें हर नई पीढ़ी में ऐसे लोग निकल के आते हैं और जो फिर से प्रेरित होते हैं, फिर से खड़े होते हैं और फिर से इस भारत माँ के लिए समर्पित हो जाते हैं। बस उनको एक सही दिशा देने का काम, उनको संगठित करने का काम ही विद्यार्थी परिषद का काम है। मैं याद कर रहा था, कई स्मरण आते हैं कि कैसा एक सामान्य विद्यार्थी को एक दिशा कैसे मिल जाती है। मैं स्वयं अपने उदाहरण को ही मुझे स्मरण हो रहा है तो मैं उसको ही बताना चाह रहा हूँ। मैं 11वीं कक्षा में 15 साल 16 साल के तक पहुँच ही रहे थे। तब मैं 11वीं कक्षा में नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में था। और हिस्लॉप कॉलेज में जनवरी जब आया तो हम लोगों को एक मन में आया कि क्या करना चाहिए। तो उस कॉलेज में तो बहुत अलग प्रकार की एक्टिविटी थी नागपुर का हिस्लॉप कॉलेज में। तो मैंने सोचा कि यहाँ विवेकानंद जयंती का 12 जनवरी को कार्यक्रम करना चाहिए। परिषद में हमने सुना कि ऐसा विवेकानंद जयंती युवा दिवस और ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। तो विवेकानंद को तो पढ़ा था, कुछ न कुछ समझा था। तो हम हमारे प्रिंसिपल के पास में गया। प्रिंसिपल को मैंने कहा कि हम लोग ऐसा ऐसा विवेकानंद जयंती युवा दिवस कार्यक्रम करना चाहते हैं और हमें एक जगह चाहिए, एक कमरा चाहिए जिसमें हम कार्यक्रम करेंगे। तो हमारे डॉक्टर विल्किंसन उस समय हमारे हिस्लॉप कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने कहा, सुनील, यू डोंट नो कि ये हमारा ईसाई मिशनरी कॉलेज है और यहाँ तुम्हारे भगवे वेशधारी विवेकानंद का कार्यक्रम कैसे होगा। तो मैंने उनको तुरंत कहा, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद के में सुना था विवेकानंद के बारे में। मैंने उनको कहा कि जब भारत स्वाधीन नहीं था तब एक पूरे ईसाई देश में जाकर स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया के सामने अपना उद्बोधन दे सकते हैं। तो स्वाधीन भारत में इस आपके मिशनरी कॉलेज में विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकता है। और परिणाम हुआ। डॉक्टर विल्किंसन ने कहा, वेरी ब्रिलियंट। उन्होंने तुरंत लिख दिया रूम नंबर दिस और 12 जनवरी युवा दिवस का कार्यक्रम हुआ। मुझे लगता है कि ये जो अनुभव मैंने वो ऊर्जा पाई थी कि ऐसा कुछ, क्योंकि रास्ता निकालना है इस देश में। विवेकानंद ने जो दिशा दी उसको युवाओं तक पहुंचाना है, तो रास्ते निकालने की जो ऊर्जा है वो विद्यार्थी परिषद से प्राप्त होती है। ऐसे हजारों युवाओं को, हर पीढ़ी के युवाओं को, युवतियों को, लड़कों को, लड़कियों को, वो 15, 16, 17, 18, 20 साल में वो ऊर्जा और वो दिशा मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि समय के साथ विद्यार्थी परिषद का ये इतिहास की जो पुस्तक है, वो पुस्तक आने वाली पीढ़ियों को निश्चित रूप से प्रेरित करेगी। इस देश के हर ऐसे 15, 14, 15, 16, 17, 18 उम्र में आते आते वो ऐसी गाथाएं सुनेंगे कि स्वाधीनता के लिए तो हम 75 वर्ष मना रहे हैं। स्वाधीनता के आंदोलन में तो ऐसे सेनानी थे ही, लेकिन स्वाधीन भारत में भी चलो कश्मीर का नारा लेकर जाने वाले, घुसपैठियों के खिलाफ लड़ने वाले, कहीं इस तरीके के सामाजिक समरसता के लिए संघर्ष करने वाले, अनुसूचित जाति जनजातियों को न्याय मिलना चाहिए उसके लिए झंडा उठाने वाले, ऐसी हर पीढ़ी में ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी देश को। और मुझे लगता है कि ये इतिहास उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में हम जाते रहे, राष्ट्रीय अधिवेशनों एक राष्ट्रीय अनुभूति, राष्ट्रीय एकात्मता का अनुभव मिलता गया हर अधिवेशन में। और इसलिए ये कार्य कोई हम लोगों की एक एक कॉलेज की एलुमनी की तरह हम लोग नहीं है।
ये वो इतिहास नहीं है। ये एक ध्येय यात्रा का इतिहास है जिसमें हम लोगों ने एक प्रेरणा मिलती है और आने वाले समय में अब स्वाधीनता के 75 वर्ष हम मना रहे, पूरा भारत भविष्य की ओर देख रहा है और सारे युवा कुछ करने के लिए तैयार हो रहे हैं कि हम कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस अवसर पर इस तरह की ये पुस्तक आना ये अपने आप में बहुत ही एक शुभ संकेत है। मैं इस अवसर पर सब लोगों को बहुत शुभकामना, बहुत बधाई देता हूँ और विशेषकर जो लेखक संपादक अनुभव लोग हैं, संपादक, उन सभी को निश्चित रूप से बहुत बधाई देता हूँ। और आज यहाँ पर बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। यहाँ पद्मनाभ जी को मैं देख रहा हूँ, प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा जी को मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर कृष्ण भट्ट जी है और गीता ताई जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका, और यहाँ इस कतार में सारे महामंत्री जी है, मुरलीधरन जी से शुरुआत करके फिर आगे विनोद जी, चंद्रकांत दादा, हरेंद्र जी है, सुशील जी बैठे, महेश जी भी हैं और बहुत सारे ऐसे मैं देख रहा हूँ इधर भी। तो मुझे लगता है कि ये एक गैलेक्सी ऑफ ऐसे कार्यकर्ता, मतलब ऐसे सतत प्रवाह उसका, तो मुझे लगता है उसी का एक रूपांतरण इस किताब में करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है, मैं नहीं मानता कि सारा इतिहास और सारी बातें समेटना ऐसे 800 पेजेस में संभव है। वो हम सब के दिलों में है और हम सब के कथन से वो नई पीढ़ी तक लगातार पहुंचती रहेगी। इसी के लिए पुनः एक बार शुभकामना।